मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक एलसी ऑसिलेशन है, ये कराते हैं। एलसी ऑसिलेशन क्या होता है? ये कहता है कि जब हम किसी चार्ज्ड कैपेसिटर को किसी इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इंडक्टर उस चार्ज कैपेसिटर की पोटेंशियल से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता है और उस एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगेन इंडक्टर की पोटेंशियल, इंडक्टर के पास एनर्जी जाने के बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है और कैपेसिटर डिस्चार्ज होने के बाद इंडक्टर वापस अपनी मैग्नेटिक एनर्जी को कैपेसिटर से दे देता है और वो वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और इस प्रोसेस को हम एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं। प्रोसेस क्या है देखिए, ये कहता है कि सबसे पहले हम एक चार्ज कैपेसिटर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं भाई? हम एक चार्ज कैपेसिटर। मैंने कहा ये कैपेसिटर है जो फुल्ली चार्ज है, ठीक है। मैं बोल देता हूं फुल्ली चार्ज कैपेसिटर। हम इसको एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हम ये कहेंगे कि इस कंडीशन में करंट की वैल्यू क्या है? 0। और इस कैपेसिटर के पास मैक्सिमम एनर्जी यूई। और यूबी 0। इंडक्टर के पास कोई एनर्जी नहीं है। ये सबसे पहला डायग्राम हमने बनाया, ठीक है। सेकेंड डायग्राम, अब मैं ये कह रहा हूं कि देखिए यहां डायग्राम यूं ही बनाए जाएंगे 1 2 3 4 इस तरह से। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि सेकेंड डायग्राम में ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। इस केस में क्या होगा? कैपेसिटर से करंट जाने लगेगा और इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। हम ऐसे देखेंगे इस तरह से। समझ आ गया होगा? और थोड़ा ढंग से बना देता हूं। इसका मतलब इसमें चार्ज गया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो गई। जब करंट यूं जा रहा है तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो यूं दिखाओगे नॉर्थ पोलरिटी ऊपर, तो फील्ड लाइंस ऐसे शो हो जाएंगी, फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी। क्लियर है? इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि यहां से कुछ एनर्जी रिलीज हो गई और मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। हमने यहाँ यू भी 0 बताया था, यू मैक्सिमम बहुत ज्यादा दिखाया था। यहां हम दोनों को इक्वल इक्वल दिखा देते हैं क्योंकि ये स्मॉल डिस्चार्ज हो गया। पर मैं एनर्जी की वैल्यू बता देता हूं। आपको पता है ये क्या होती है? 1/2 CV² और एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं? 1/2 LI²। बोलो, लिखते होगे। अब इनिशियली यहां कंप्लीट एनर्जी थी, यहां तो 0 थी। अब मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्जन शुरू हो गया तो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। हमने कहा कि यहां से करंट इंक्रीज हुआ, करंट जाने लगा, करंट इंक्रीज हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ और इंड्यूस्ड ईएमएफ तो इंक्रीज करंट का क्या करता है? अपोज करता है और यहां से एनर्जी चेंज होना शुरू हो गई इंड्यूस्ड ईएमएफ के क्रम में। अगला डायग्राम फिर बनाते हैं। इस केस में मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैपेसिटर का जो पॉजिटिव चार्ज था इस प्लेट का वो टोटली यहां चला गया, मतलब करंट मैक्सिमम तक पहुंच चुका। करंट कहां तक पहुंच चुका? मैक्सिमम तक पहुंच चुका। और यहां जो फील्ड लाइंस थी ये तो और भी इंक्रीज हो गई। यहां जो फील्ड लाइंस थी ये और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई। समझ आ गया? ये जो फील्ड लाइंस है ये और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई। इसका मतलब करंट और ज्यादा इंक्रीज हुआ और यहां जो मैग्नेटिक एनर्जी थी और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई। यूबी
और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये क्या हो गई, जीरो। जो कैपेसिटर के पास एनर्जी थी वो क्या हो गई, जीरो। क्योंकि जब करंट मैक्सिमम तक इंक्रीज हुआ, करंट कहां तक इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम तक। करंट मैक्सिमम तक इंक्रीज हुआ, जब हमें पता है करंट चेंज होता है, करंट इंक्रीज होता जा रहा है, जीरो से इंक्रीज होना शुरू हुआ था, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू यो इंक्रीज होती हुई चली गई। यहां तक क्लियर। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि यहां इलेक्ट्रिक एनर्जी जीरो है, केवल और केवल मैग्नेटिक एनर्जी है 1/2 Li²। क्लियर है। यहां केवल और केवल क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी। अब मैग्नेट के पास अपनी एनर्जी, ये इंडक्टर के पास जो आपने जोड़ा हुआ था उसके पास क्या आ गई, मैग्नेटिक एनर्जी आ गई। मींस पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर जीरो बता दिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कह दिया जाए कैपेसिटर के अंदर, जीरो। बट मैग्नेटिक एनर्जी तो यहाँ इंडक्टर के पास है, अब इंडक्टर के पास ईएमएफ आ गया, पोटेंशियल आ गई। ठीक है। अब इसके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो ये क्या करेगा, अपने इंड्यूस्ड ईएमएफ को देना शुरू कर देगा। तो एक और डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम स्टेप टू स्टेप चलेंगे भाई, और जितने भी हम आपको डायग्राम बनाकर दिखा रहे हैं वो आपने बताने हैं। देखिए अब क्या होगा, ये मैग्नेटिक एनर्जी है, ये मैग्नेटिक एनर्जी दोबारा से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और यहां हम देखेंगे कि जो ये फील्ड लाइंस थी वो यूं थी बेटा। ठीक है। अब ये करंट यूं जा रहा था, इसका मतलब अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हमने इस कैपेसिटर की लोअर प्लेट को पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि करंट की डायरेक्शन, जब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ चेंज होगा, करंट में चेंज होगा, इसकी फील्ड लाइंस डिक्रीज होगी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, करंट की डायरेक्शन यही रहेगी और करंट की डायरेक्शन यहां जाएगी, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि अब की बार करंट कैपेसिटर नहीं दे रहा है, अब की बार करंट कौन दे रहा है, इंडक्टर दे रहा है, नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी। और धीरे धीरे हम ये देखते जाएंगे कि जब ये ऐसा हुआ तो यहाँ एनर्जी फिर दोबारा से दोनों के पास आ गई, यूबी और यूई। उसके बाद एक और डायग्राम बना लेते हैं, और हम ये देखते हैं कि इंडक्टर की टोटल एनर्जी रिलीज हो जाती है और लोअर प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, अपर प्लेट नेगेटिव। अब कैपेसिटर के पास दोबारा से कंप्लीट एनर्जी आ गई, यूबी अगेन जीरो हो गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर इन केस को देखते हो तो ये वाला केस और ये वाला केस लगभग सेम हो गया, बट एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इसमें कैपेसिटर की अपर प्लेट पॉजिटिव थी, यहां कैपेसिटर की लोअर प्लेट पॉजिटिव है। अब प्रोसेस वापस शुरू होगा। क्या शुरू होगा, अब कैपेसिटर फुल चार्ज है, इंडक्टर के पास कोई मैग्नेटिक एनर्जी नहीं है। अब इंडक्टर के पास कोई मैग्नेटिक एनर्जी नहीं है, अब कैपेसिटर वापस से इसको चार्ज करना शुरू करेगा, इंडक्टर को एनर्जी देना शुरू करेगा, क्योंकि उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस है तो अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये समझना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अब नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव है, कंप्लीट पॉजिटिव हो चुकी है, क्योंकि यहां तक तो आप दे रहे थे, इसको फुल्ली चार्ज कर रहे थे। यहां तो यूं ही दिखाओगे, क्योंकि अभी तक तो ये फुल चार्ज हुआ है। अगले केस में आप, या इसी केस में भी आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। समझ आ गया कि नहीं। यहां पर आप वैसे करंट की डायरेक्शन ना भी दिखाओ तो भी काम चल जाएगा। यहां तो ये फुल चार्ज हुआ है, ठीक है। अब फुल चार्ज हो गया, अब फिर दोबारा डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनेगा अब की बार किस तरह से बेटा, अब नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव, ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव। समझ आ गया। तो सबसे पहले तो इसका स्नैप ले लीजिए, ये बना लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं ये कहूंगा कि ये नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, तो करंट यहां से गया, करंट की डायरेक्शन ये है। अब करंट यूं घूम के जा रहा है, तो भाई फील्ड लाइंस दोबारा दिखाओगे, तो इस डायग्राम में तो दिखाने नहीं है, हम अगले डायग्राम में दिखाएंगे, ठीक है। अगले डायग्राम में फिर दोबारा से इसी तरह का डायग्राम बनेगा, हम बना देते हैं। यहां तो नहीं दिखानी है, हम यहां दिखाएंगे। ये कैपेसिटर है, करंट यूं जा रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या है, नेगेटिव। अगर ये डिस्चार्ज होगी तो हम थोड़ा सा इसको डिस्चार्ज करके दिखाते हैं, और यहां से फील्ड लाइंस यू शो कर देते हैं।
जब ये फील्ड लाइन शो करेंगे तो पहली बार आपने देखा था फील्ड लाइन यूं जा रही थी, और अब की बार फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। समझ आ गया? अब यहाँ पर भी हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी आ गई और यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई, और करंट की डायरेक्शन क्यों हो गई, अपोजिट हो गई। अब फिर दोबारा से हम वही करेंगे, तो इसको कंप्लीटली डिस्चार्ज कर देंगे, और जब कंप्लीटली डिस्चार्ज करेंगे तो कॉइल को यूं दिखाना है, और इसको कंप्लीट डिस्चार्ज करना है, तो यहाँ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को इंक्रीज करके दिखाना है, और करंट, ये फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है उनको बदल देना है। ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन कहाँ है बेटा, इस तरफ, ये फुल डिस्चार्ज हो गया और ये फुल चार्ज हो गया। अब करंट यूं ही जाएगा तो फिर अगेन अपर प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। दैट इज एलसी ऑसिलेशन। अगर आप इसका ग्राफ भी बनाना चाहते हो, एलसी ऑसिलेशन का ग्राफ बनाना चाहते हो, तो एक ग्राफ एम्पलीट्यूड और टाइम के साथ बनेगा। यहां आपने कह दिया टाइम, और इधर आपने क्या कह दिया, एम्पलीट्यूड। तो ये ग्राफ इस तरह का बनेगा, इसको बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, व्हेन नो लॉस ऑफ एनर्जी। जब किसी एनर्जी का लॉस ना हो, तो ये किस तरह का ऑसिलेशन आएगा, अनडैम्प्ड आएगा। इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो क्या रहेगा, सेम एम्पलीट्यूड। समझ आ गया? एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अब देखिए, ये तो हमने एलसी ऑसिलेशन पढ़ाया बेटा। एलसी ऑसिलेशन के बाद हम इसमें एक दो पॉइंट और पढ़ लेते हैं। एक तो हम इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ही पढ़ेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एलसी ऑसिलेशन। आप ये बताइए, आपके पास ये एल है, ये फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है, सी पॉजिटिव, यहां से करंट गया, ये इंडक्टर है, कंडक्टर गया, कंडक्टर, इसके अंदर करंट जो गया, हम ये कहेंगे कि अगर यहां करंट इंक्रीज होता है, हियर I increase, then charge on capacitor क्या हो जाएगा, डिक्रीज। भाई हम यही तो कह रहे हैं, इधर से I इंक्रीज हो रहा है, यहां से चार्ज डिक्रीज हो रहा है। यहां चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। फर्स्ट पॉइंट। अब यहां इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, पढ़ा हुआ है हमने। और कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी। बोलो होगा कि नहीं? मैं यहां कह देता हूं, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकेंड लॉ लूप लॉ था भाई, हम क्या कहेंगे, टोटल पोटेंशियल ओवर ए साइकिल, total potential in a circuit over a complete loop is zero, the sum of the potential। हम क्या कहेंगे, इसमें पोटेंशियल कितनी है भाई, माइनस ऑफ एल डी आई अपॉन डी टी, प्लस कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल क्या है भाई, देखिए नेगेटिव से पॉजिटिव जब करोगे तो प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। बोलो हो गया कि नहीं? अब आपने क्या कहा है, थोड़ी देर पहले कहा था आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी होता है। बोलो कहा था कि नहीं? हमने क्या कहा, आई की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो एल डी बाई डी टी, और ये माइनस माइनस में सीधा प्लस कर रहा हूं, या यहां पर लिखकर भी दिखा दूं, माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू जीरो। माइनस माइनस प्लस, डी बाई डी टी, सॉरी डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर एंड क्यू प्लस क्यू अपॉन एल सी इज इक्वल टू जीरो। हो गया, डी स्क्वेयर क्यू अपॉन डी टी स्क्वेयर
एल नीचे चला गया क्योंकि एल से अगर डिवाइड भी करेंगे तो इधर 0 है, 0 हो जाएगा। Q अपॉन एल सी इज इक्वल टू क्या हो गया 0। बेटा अगर ध्यान से देखो 1 अपॉन एल सी को आपने क्या लिखा था बेटा, ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा नॉट स्क्वायर या जो भी आप लिख रहे हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख दीजिए। आप क्या कहोगे डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया 0। 1 मिनट में देखता हूं आ भी रहा है कि नहीं। हाँ जी आ रहा है। यहां देखिए बेटा मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे पास इक्वेशन आई डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है, इस तरह की इक्वेशन आप पहले भी पढ़ चुके हो। इसको सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, दैट इज डी स्क्वेयर क्यू अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वेयर क्यू इज इक्वल टू 0। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट इज इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन। क्योंकि हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन, क्या पढ़ा था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपके पास ऑसिलेशन इक्वेशन थी। हियर एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। वैसे तो ये बताना नहीं था बट मैं आपको वैसे ही बता रहा हूं कि अगर आप कंपेयर करो तो आपके पास जो ऑसिलेशन इक्वेशन है जिसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट था वो ये थी। इन दोनों को कंपेयर करो तो देखिए चार्ज के साथ ऑसिलेशन इक्वेशन है, इसलिए हम इसको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलसी ऑसिलेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको, एलसी ऑसिलेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलसी ऑसिलेशन। समझ आ गया होगा भाई। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आपने देखना है। अब हम बात करते हैं, यहां हमने एक्स के बारे में भी काफी अच्छे से पढ़ा था कि एक्स क्या होता है। इसी तरह हम यहाँ चार्ज के बारे में भी pढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम करंट और ये सब निकालेंगे। ठीक है, देखिए हम देख रहे हैं चार्ज का जो चेंज होना है या चार्ज किसी भी तरह से चेंज हो रहा है, जा रहा है, तो वो अलग अलग तरीके से पास हो रहा है। अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे, देन जनरल इक्वेशन ऑफ चार्ज की जनरल इक्वेशन दैट इज द सम ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। ये बात हमेशा याद रखना कि चार्ज की जो इक्वेशन है वो सम ऑफ साइन और कोसाइन फंक्शन होता है। ये बात हमेशा याद रखें। क्या होता है भाई, Q इज इक्वल टू A कोस ऑफ ओमेगा नॉट टी प्लस B साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी। ये बात हमेशा याद रखें। ये साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन का क्या होता है, सम होता है। यहां A और B हमारे पास कांस्टेंट होते हैं, A एंड B आर कांस्टेंट। इनकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले कहोगे इफ, सबसे पहले मान लीजिए आपने ये कहा कि अगर मान लीजिए यहां हम करंट की वैल्यू भी निकालते, मैंने कहा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, मैं कह देता हूं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। देखिए ए बाहर आ गया, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन ओमेगा नॉट टी एंड ओमेगा नॉट, आगे लिख देता हूं, प्लस बी कोस ओमेगा नॉट टी एंड ओमेगा नॉट। यहां तक क्लियर है। ये हमारे पास क्या आ गया, आई आ गया। और एक बात और समझिए, आई की वैल्यू हमारे पास माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी है भाई, डी क्यू बाई डी टी नहीं है, क्योंकि इंक्रीज इन करंट डिक्रीज इन चार्ज। ये बात याद रखें। इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ए ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट टी माइनस बी ओमेगा नॉट कोस ओमेगा।
जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर दिया, जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव, ये इक्वेशन नंबर 7 हो गया याद। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर मैं टाइम की वैल्यू को, मान लीजिए अगर मैं टाइम की वैल्यू को 0 पुट कर दूं, इफ t इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, टाइम अगर 0 है, जब आपका सबसे पहला डायग्राम जिसमें ये फुल चार्ज था, जब करंट जा ही नहीं रहा था, करंट की वैल्यू तो क्या थी उस केस में 0, देन I इज इक्वल टू क्या था 0 एंड Q इज इक्वल टू क्या था मैक्सिमम, बोलो था कि नहीं। तो हमने क्या कहा, यहां इन दोनों इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं फर्स्ट और सेकंड में। अब देखिए t की वैल्यू 0 पुट करिए, cos 0 1 होता है, तो Q इज इक्वल टू, तो Q नॉट हो गया इज इक्वल टू a, और sin 0 0 होता है। एक तो हमारे पास ये आ गया, और I की वैल्यू क्या होती है उस केस में 0, तो 0 इज इक्वल टू, तो इस केस में करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ 0 पुट करोगे तो अकेला b बचेगा माइनस b, ये 0 हो गया इज इक्वल टू 0, करंट तो 0 ही था, तो a और b 0 आ गया, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, देन q इज इक्वल टू q नॉट कोस ओमेगा टी। बोलो आ गया, एक मिनट में देखता हूँ ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ये ज्यादा नहीं, चलो ठीक है आगे। Q इज इक्वल टू क्या आ गई हमारे पास Q नॉट कोस ओमेगा टी, मतलब हम हमारे जो चार्ज की वैल्यू है वो हमेशा Q इज इक्वल टू Q नॉट कोस ओमेगा टी ही पुट करेंगे, और आगे जो भी चलता रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम आगे इसको ले जाते रहेंगे। अब हमारे पास चार्ज आ गया, मैं आपसे ये कहता हूं कि मान लीजिए एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, चलो मैं बता ही देता हूं, ठीक है। आपसे ये कहा जाएगा इन LC oscillation total energy is always constant, टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट। तो अब आपने इस इक्वेशन को याद रखना है, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और आगे आप आई तो आई गया, जैसे कि Q आ गया, वी नो हम यहाँ लिख देते हैं Q इज इक्वल टू क्या हो गया Q नॉट कोस ओमेगा नॉट टी, आई निकालोगे तो क्या होता है माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी, आप यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट Q नॉट साइन ओमेगा नॉट टी, डिफरेंशिएशन कर लीजिए, माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास करंट की वैल्यू भी है और चार्ज की वैल्यू भी है, ठीक है। अब देखिए I और Q ये दोनों आपके पास है। अब आपसे टोटल एनर्जी के बारे में पूछा जाता है कि टोटल एनर्जी क्या होगी एलसी ऑसिलेशन, तो आप ये भी बता सकते हैं। एलसी ऑसिलेशन के अंदर आपने टोटल एनर्जी बतानी है, क्योंकि आपने कहा एक आपके पास L जुड़ा हुआ है, दूसरा आपके पास क्या जुड़ा हुआ है कैपेसिटर। अब ये C है और ये क्या है L, करंट जा रहा था, अब ये मान लीजिए कितना भी चार्ज है, और आपने कहा था कि इसके अंदर क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई जिस भी डायरेक्शन में हुई, ठीक है। आपने कहा कि इसके पास एनर्जी है 1/2 L I स्क्वायर, पर इसके पास एनर्जी है 1/2 Q स्क्वायर बाई C। पहली बात हम कहेंगे U B इज इक्वल टू 1/2 L I स्क्वायर, U E इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C। अब हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो UB प्लस UC है, UB प्लस UC, समझ आ गया। अब टोटल एनर्जी है U इज इक्वल टू 1/2 L I स्क्वायर प्लस 1/2 Q स्क्वायर बाई C। मैं क्या करता हूं यहां से Q और I दोनों की वैल्यू पुट करता हूं, क्योंकि हमें पता है Q भी चेंज हो रहा है और I भी चेंज हो रहा है। हम यहां देखेंगे U इज इक्वल टू 1/2 L, I बताइए क्या है ओमेगा नॉट Q नॉट साइन ओमेगा नॉट टी और इसका होल स्क्वायर प्लस 1/2 Q की वैल्यू क्या है हमारे पास Q नॉट कोस ओमेगा नॉट टी का होल स्क्वायर अपॉन C। U इज इक्वल टू 1/2 L ओमेगा नॉट स्क्वायर Q नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 Q नॉट
स्क्वेयर कोस स्क्वेयर ओमेगा नॉट टी अपॉन सी। ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, यहां पर कॉमन ले लिया। क्या ले लिया भाई? कॉमन। क्या क्या कॉमन आया? 1/2 बेटा ओमेगा। देखिए यहाँ ओमेगा नॉट स्क्वेयर है ना, मैं इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देता हूं, क्योंकि ओमेगा नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/LC था। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। बोलो था कि नहीं? अब मैं ओमेगा नॉट की जगह 1/√LC पुट करता हूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2L LC LCL कैंसिल, तो क्या बचा केवल हमारे पास C। क्यू नॉट स्क्वेयर कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया हमारे पास? साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वेयर ओमेगा टी। मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि क्यू नॉट स्क्वेयर बाई सी कॉमन ले लिया हमने, तो क्या हो गया हमारे पास? u इज इक्वल टू 1/2 क्यू नॉट स्क्वेयर बाई सी, दैट इज expected initial energy of कैपेसिटर। आपने इनिशियल एनर्जी एक्सपेक्टेड यही तो दी थी कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर को फुल चार्ज किया था, क्यू नॉट चार्ज दिया था, तो कैपेसिटर के पास एनर्जी थी कितनी? 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। हमने कहा बाद में वो चेंज हो गई, बाद में किसी में कम किसी में ज्यादा, पर टोटल एनर्जी निकाली तो भी वो कितनी आई हमारे पास? 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी। तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए हमने वो जो ग्राफ बनाया था एलसी ऑसिलेशन का, कि उसमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है अगर एनर्जी का लॉस ना हो, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो हमारे पास अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ आएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा एलसी ऑसिलेशन लास्ट टॉपिक था, तो इसको आप कवर करिए। थैंक यू।